राजस्थान मेडिकल ऑफिसर क्वेश्चन पेपर 2020 क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग क्यूबाइटल फोसा ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबाइटल फोसा के लिए। क्यूबाइटल फोसा इज ट्राइंगुलर स्पेस या ट्राइंगुलर डिप्रेशन front of elbow joint which poses nerve and blood vessels between between arm and forearm। forearm और आर्म के बीच में प्रेजेंट होता है क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा में बाउंड्रीज की बात करें तो जो इसकी लेटरल बाउंड्री है वो बनाता है ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स। जो इसकी मीडियल बाउंड्री है वो बनाती है प्रोनेटर टियर मसल्स। और जो इसकी सुपीरियर बाउंड्री होती है वो होती है इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू एपिकोंडाइल। तो जो इसके दो एपिकोंडाइल है फीमर के उसकी इमेजिनरी लाइन बनाती है वो हो गई सुपीरियर बाउंड्री ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा में कंटेंट होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट। दो तो नर्व्स होती है, एक होती है रेडियल नर्व और एक होती है मीडियन नर्व। रेडियल नर्व लेफ्ट साइड में होती है और मीडियन नर्व सबसे मिडिली साइड होती है क्यूबाइटल फोसा में। तो ये हो गई रेडियल नर्व और इधर हो गई मीडियन नर्व। इसके अलावा इसमें एक होता है ब्रेकियो रेडियलिस का टेंडन। तो ये हो गया बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स का टेंडन। तो बाइसेप्स ब्रेकी मसल्स का टेंडन और इसके जस्ट मीडियल साइड होती है ब्लड वेसल्स। और वो कौन सी होती है ब्लड वेसल्स? ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी। तो ये इसके सारे कंटेंट हो गए ब्रेकियल आर्टरी। तो क्यूबाइटल फोसा का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है कि ब्रेकियल आर्टरी का पल्स फील करना हो तो क्यूबाइटल फोसा में फील करते हैं, जो कि बाइसेप्स ब्रेकी के मीडियल साइड होती है। अब इसके ऑप्शन की बात करें, मीडियली लेटर बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीयर्स। तो मीडियली कौन सा है? प्रोनेटर टीयर्स है, ये तो सही है। लेटरली मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस लेटरली साइड है। मीडियन नर्व लाइज मीडियली टू ब्रेकियल आर्टरी। तो ये ब्रेकियल आर्टरी इसके मीडियली कौन है? मीडियन नर्व। तो ये भी सही है। रेडियन नर्व लाइज मीडियन टू ब्रेकियल आर्टरी। रेडियन नर्व तो ये रह गई जो कि इसके लेटरल साइड में है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इज डी। एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 2, इन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली नॉर्मल हार्ट एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म बाय ऑल ऑफ एक्सेप्ट। तो एंटीरियर सरफेस मेजरली फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकल सबसे, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम भी एंटीरियर सरफेस में योगदान देते हैं। जो कि लेफ्ट एट्रियम है वो मेनली पोस्टीरियर सरफेस में होता है, ना कि एंटीरियर सरफेस में। तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल आर ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक एक्सेप्ट। तो सीलियक ट्रंक होता है वो जो कि फोरगट को सप्लाई करता है, फोरगट को सप्लाई करता है सीलियक ट्रंक। जो एओर्टा है उससे 3 ब्रांच निकलती है, एक होता है सीलियक ट्रंक, एक होता है सुपीरियर मेजेंट्रिक और एक होता है इंफीरियर मेजेंट्रिक। जो सीलियक ट्रंक होता है वो सप्लाई करता है फोरगट को, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है मिडगट को, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है हाइंडगट को। अब सीलियक ट्रंक की जो ब्रांच होती है वो 3 ब्रांचेज होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड स्प्लेनिक आर्टरी और थर्ड इज कॉमन हिपेटिक आर्टरी। अब क्वेश्चन में सीलियक ट्रंक की ब्रांच पूछा है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तो दे रखा है, तो ये तो है। इसके अलावा स्प्लेनिक आर्टरी भी दे रखा है। अब ऑप्शन है हिपेटिक आर्टरी बी है, तो आंसर इज इंफीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी, ये इसकी ब्रांच नहीं है। फिर इंफीरियर पेनक्रियाटिकोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो ये ब्रांच है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट। तो ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सुपीरियर थायराइड ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग है क्योंकि सुपीरियर थायराइड ब्रांच होती है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। इंफीरियर थायराइड ब्रांच ऑफ साइरो सर्वाइकल ट्रंक, ये बिल्कुल सही है। सुपीरियर थायराइड व्हेन ड्रेनेज द अपर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी सही है। मिडल थायराइड ग्लैंड ड्रेन द लोअर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये भी सही है स्टेट। तो आंसर इज ए, जो कि स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, कैरोटिड शीथ इनक्लोज
ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट, तो कैरोटिड शीथ होती है, ये होगी कैरोटिड शीथ। तो कैरोटिड शीथ में ये कैरोटिड शीथ का लेटरल साइड और ये मीडियल साइड। तो जो इसके लेटरल होती है वो होती है इंटरनल जुगुलर वेन, IJV। उसके बाद होती है इसमें मीडियल वेगस नर्व, वेगस नर्व। और जो इसके मीडियल साइड होती है वो होती है, पहले तो यहाँ तक कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांच होगी, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। तो ये तो होगी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये होगी इसकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये होगी इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें पूछा है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी इसमें शीथ में है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी शीथ से बाहर है, तो कैरोटिड शीथ इसको इनक्लोज नहीं कर रही, तो आंसर ये रॉन्ग हो गया। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी शीथ में है और वेगस नर्व भी कैरोटिड शीथ में है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉट टू बी ए केस ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम किसको बोलते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया वोमिटिंग, सीवियर फॉर्म ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। और ये क्या होता है? ये होता है प्रेगनेंसी के दौरान HCG का लेवल ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो होता है। एग्जाम्पल जैसे मोलार प्रेगनेंसी होगी, मोलार प्रेगनेंसी में HCG इंक्रीज हो जाता है, या मल्टी फीटल प्रेगनेंसी हो गई उसमें HCG इंक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। तो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है PPH का कोज होता है यूट्राइन एटोनी, एटोनिक यूट्रस। मोस्ट कॉमन काज तो यही होता है, इसलिए इसके थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में एक्टिव मैनेजमेंट में हमें ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है जो PPH को रोकने के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8, प्राइमरी एमनोरिया इज डिफाइंड एज। प्राइमरी एमनोरिया होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन बाय 16 ईयर एज और 14 ईयर एज विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये हो गया आंसर इज द एब्सेंस ऑफ मेनार्के बाय एज ऑफ 16 ईयर, और यदि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी नहीं आ रहा तो इसका 14 ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, कॉमनेस्ट साइट ऑफ यूरेट्री इंजरी इज गायनोकोलॉजिकल सर्जरी इज। तो कॉमनेस्ट साइट होती है वो होती है पेल्विक ब्रिम नियर इन्फंडी बुलो पेल्विक लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल वर्ल्ड वाइड इज। तो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया होता है जिसमें एक एपिथेलियम की जगह दूसरी एपिथेलियम आ जाती है, उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। तो फर्स्ट, मेटाप्लेजिया इज इरिवर्सिबल चेंजेस। मेटाप्लेजिया इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं होता, ये होता है रिवर्सिबल चेंजेस होता है। द मोस्ट कॉमन एपिथेलियल मेटाप्लेजिया इज कोलुमनर टू स्क्वैमस। तो जो कोलुमनर सेल होती है ये वाली, इसकी जगह स्क्वैमस सेल आ जाती है। आकर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रेस्पॉन्स टू क्रोनिक इरिटेशन, सही बात है। ए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इंड्यूस स्क्वैमस मेटाप्लेजिया इन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ये भी सही है। Influence that predispose to metaplegia if persistent can initiate malignant transformation in metaplastic epithelium। यदि स्टिमुलेशन कंटिन्यू रहा तो मेटाप्लास्टिक चेंजेस भी आ सकता है। तो इसका एक्सेप्ट पूछा है तो रॉन्ग आंसर कौन सा है? ए। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट। तो इसमें सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट वाले पूछ रहे हैं, तो जो गलत है वो बताना है। इन्फिल्ट्रेशन विथ मोनोन्यूक्लियर सेल इंक्लूडिंग मैक्रोफेज लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल, तो ये बिल्कुल सही है। यदि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में वही है कि मैक्रोफेज लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल। टिश्यू डिस्ट्रक्शन इंड्यूस बाय परसिस्टेंट ऑफेंडिंग एजेंट और बाय इन्फ्लेमेटरी सेल। बार बार इन्फ्लेमेटरी सेल आएगी तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा।
अटेम्प्ट एंड हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू, जहाँ पे डैमेज टिश्यू वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे और एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ब्लड ल्यूकोसाइट प्रिंसिपली न्यूट्रोफिल एक्युमुलेट अलोंग द वेस्कुलर एंडोथेलियम। तो यहाँ पे आ गया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल तो क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का साइन होता है, और यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो एक्सेप्ट पूछा कौन सा, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल आर ट्रू अबाउट इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज एक्सेप्ट। इसमें भी गलत पूछा है, कौन सा गलत है। इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज दो होते हैं, एक होता है क्रॉन्स डिजीज, एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो क्रॉन्स डिजीज होता है वो होता है ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है पूरी का, और इसमें स्कीप लीजन सीन होते हैं। स्कीप लीजन मतलब इंटरमिटेंट लीजन, बीच बीच में, पूरे इंटेस्टाइन में कंटिन्यूस नहीं होते। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो ओनली सुपरफिशियल एपिथेलियम वगैरह इन्वॉल्व होती है, और जो इसमें लीजन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, वो कंटिन्यूस होता है, और मेनली इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है बोवेल और रेक्टल बोवेल इन्वॉल्वमेंट होता है। Ulcerative colitis is limited to the colon and rectum and extend only into the mucosa and submucosa। अभी बताया ulcerative colitis only superficial होता है और नीचे colon और rectum तक होता है मेनली। Crohn's disease में involve any area of GI tract typically transmural। Crohn's disease को बता दिया था, ये ट्रांसमुरल होता है, मतलब जो इंटेस्टाइन की पूरी लेयर को इन्वॉल्व करता है, और इसमें स्कीप लीजन होता है, स्कीप लीजन होता है, और जीआई ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। Most investigations believe that IBD result from the combined effect of alternation in host interaction with intestinal microbiota, intestinal epithelial dysfunction, aberrant mucosal immune response, and altered composition of the gut microbes. So, absolutely right. The presence of multiple separated, sharply delineated area of the disease resulting escape lesion is characteristics of ulcerative colitis। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्किप लीजन कभी नहीं होंगे। और तो ये किस में आएगा, स्किप लीजन तो आता है क्रॉन्स डिजीज में, मल्टीपल ये भी क्रॉन्स डिजीज के है, तो ये हो गया गलत। तो आंसर इज डी। पैथोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ ग्लोमेरुलर टू इंजरी इंक्लूड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट। इसमें भी गलत ही देखना है। ग्लोमेरुलस इंजरी होगी तो क्या नहीं होगा पैथोलॉजिकल रेस्पॉन्स, हाइपरसेलुलरिटी तो होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग भी होगी, और हाइलेनोसिस एंड स्क्लेरोसिस भी होगी। हाइपोसेलुलरिटी नहीं होगी, तो आंसर इज सी। कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग ऑफ अस्थमा collectively called airway remodeling are all of them except airway remodeling में क्या होता है, थिकनिंग ऑफ एयरवे वॉल, यस। दूसरा सब बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रोसिस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन, ये भी सही है। डिक्रीज इन साइज ऑफ सम म्यूकोसल ग्लैंड एंड नंबर ऑफ एयरवे गॉबलेट्स, तो ये डिक्रीज नंबर नहीं होगा ना, इंक्रीज नंबर होगा। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रोंकियल वॉल मसल्स, ये भी राइट, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टू क्रिमिनल नेग्लिजेंसी एक्सेप्ट ऑपरेशन ऑफ रॉन्ग पेशेंट को ऑपरेशन कर दिया तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में ही है। एन एरर ऑफ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत एरर हो गया तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में नहीं आता। ऑपरेशन ऑफ रॉन्ग लिम या एम्पुटेशन, तो ये भी क्रिमिनल में ही आता है, ये भी बड़ी बारी मिस्टेक है। लिविंग इंस्ट्रूमेंट और स्पंज इन द एब्डोमेन और एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये भी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आर एडवांटेज ऑफ फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम एक्सेप्ट। तो फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज, फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि यूनिक होता है, हर पर्सन का यूनिक होता है। ये फिंगरप्रिंट ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस आर यूजुअली सिमिलर, गलत बात है। चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो चाहे अदर ट्विंस हो, फिंगरप्रिंट किसी का सिमिलर नहीं होता। इट इज एप्लीकेबल टू पर्सन ऑफ ऑल एज, यस, कोई सी एज में एप्लीकेबल है। एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन इज पॉसिबल, यस। प्रिंट कैन ऑफन द ऑब्टेन फ्रॉम पुट्रीफाइड बॉडी। पुट्रीफाइड बॉडी क्या होती है, जो डिकम्पोज होती है ना बॉडी, डिकम्पोज बॉडी होती है उसको बोलते हैं, उसमें भी आप
फिंगरप्रिंट या प्रिंट ऑब्टेन कर सकते हो। तो आंसर इसका एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सा गलत है, ए। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल आर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एक्सेप्ट। ओपी पॉइजनिंग हो गया। ओपी पॉइजनिंग होता है वो कोलिनर्जिक सिम्टम आते हैं। ओपी पॉइजनिंग कौन से सिम्टम आते हैं, कोलिनर्जिक सिम्टम। तो कोलिनर्जिक सिम्टम होते हैं जो पैरासिम्पेटोमाइमेटिक होते हैं। तो इंक्रीज स्वीटिंग, यस। लेक्रामेशन इंक्रीज हो जाएगा, ये भी बात सही है। साइनस टेकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगी, इसमें तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी क्योंकि ये पैरासिम्पेटोमाइमेटिक है। हार्ट रेट इंक्रीज ये गलत है। मियोसिस, मियोसिस भी होगा पैरासिम्पेटिक के इफेक्ट में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक में क्या देंगे, एट्रोपिन। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ दतुरा पॉइजनिंग एक्सेप्ट। दतुरा पॉइजनिंग में कंटेन क्या होता है, एट्रोपिन होता है कंटेन। और एट्रोपिन होता है वो होता है एंटी कोलिनर्जिक या सिम्पेटोमाइमेटिक। तो सिम्टम सिंपेटिक वाले आएंगे। और इसके दो तरह पॉइजनिंग से डी वाले याद रखना, जो कि ड्राई हॉट स्किन, डायलेटेड पिपिल, डेलिरियम, डर्मेटाइटिस, डिस्पेजिया, डिप्लोपिया, जो भी डी वाले हैं वो दो तरह पॉइजनिंग में आता है। इंक्रीज सेलाइवेशन, ये इंक्रीज सेलाइवेशन एंटीकोलिनर्जिक के इफेक्ट में नहीं आता। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट वही है, एंटीकोलिनर्जिक है तो कोलिनर्जिक वाली दवाई दे दो, फिजो स्टिगमिन। रिगार्डिंग एस्टिमेशन ऑफ बॉडी सरफेस एरिया आफ्टर बर्न, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट ग्रोइन एरिया इक्वल टू 5% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बॉडी पर जो ग्रोइन एरिया होता है ओनली 1% होता है। इट इन एडल्ट वी वर्कआउट रूल ऑफ 9, एडल्ट में रूल ऑफ 9 होता है और बच्चों में होता है लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। तो ये भी सही है। रूल ऑफ पाम, द पाम अमाउंट ऑफ 1% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, तो ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर आएगा ए। तो रूल ऑफ 9 क्या होता है, रूल ऑफ 9 होता है जो जो इसका हेड और नेक होगा वो 9%, अपर लिम होगा वो 9%, जो दोनों अपर लिम है उसके एंटीरियर और बैक साइड मिला के 9%, लोअर लिम का एंटीरियर और पोस्टीरियर मिला के 18%, इसका 18%, 1% एरिया जेनाइटल या ग्रोइन एरिया, जो चेस्ट का एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड मिला के 18%, और ये एब्डोमेन का एंटीरियर पोस्टीरियर ये 18%। ये हो गया रूल ऑफ 9। अब लुंड एंड ब्राउडर चार्ट में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, हेड साइज, जो हेड वाली साइज है वो तो 18% होती है, और जबकि अपर और लोअर लिम्ब वाली है वो 14% और 14% ईच। और जो ये पेरिनियम वाला एरिया वो 0% होता है लगभग। तो ये लून एंड ब्राउडर चार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, all are true statement regarding lipids except first statement, carbohydrate may be linked to lipid form ग्लाइको कॉन्जुगेट नॉन एज ग्लाइकोलिपिड। सही बात है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ लिंक होकर ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। लिपिड आर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, तो यहाँ पे गलत होगा, लिपिड हाइड्रोफिलिक थोड़ी होता है, लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है। हाइड्रोफोबिक किसको बोलेंगे, जो वाटर में इजीली डिजोल्व नहीं होता। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, या वाटर का रिपेल करता है, रिपेल मतलब अट्रैक्ट नहीं करता। और हाइड्रोफिलिक उसको बोलते हैं जो वाटर को अट्रैक्ट करता है या वाटर में डिजोल्व हो जाता है, परंतु लिपिड नहीं होता। तो ये हो गया रॉन्ग। थर्ड इज फैटी एसिड आर लॉन्ग चेन ऑफ एल्केनोइक एसिड, ये भी सही है। और ट्राइग्लिसराइड आर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड इन एडिपोज टिश्यू, ये भी सही है। तो इसका एक्सेप्ट पूछा है तो गलत कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 22, रिगार्डिंग अमाइनो एसिड ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें भी गलत स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ना कि लिपिड बनाते हैं। तो इसमें पूछा है एक्सेप्ट पूछा तो आंसर इज ए, बाकी सही है। ये बाकी तो सही है और ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल आर ट्रू अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सेप्ट, इसमें भी गलत बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, डीएनए इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग ऑफ द सुगर ऑफ
डीऑक्सी राइबोस। सही बात है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में एक तो होता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? इसमें एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया। ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं सारे, जो कि आरएनए में तो यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर होती है। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोस। और इसके साथ फॉस्फेट होता है। ये होती है एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में, और काफी सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। द चेन ऑफ डीएनए आर पॉलीमराइज थ्रू ए phosphodiesterase linkage from the 3 hydroxyl of the 1 ribose to 5 hydroxyl of next ribose। अब ये क्या करते हैं? ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ऐसे दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं, तो एक के 5 हाइड्रोक्सी से दूसरा का 3 डेज जुड़ता है। तो ये भी सही है। डीएनए इज एंटी पैरेलल डाइमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये भी बात सही है। एक न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड ये हो गई, दूसरी न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड ये हो गई। इसका 5 डेज से 3 डेज है, तो इसका 5 डेज से 3 डेज ऐसे होगा। तो ये दोनों एंटी पैरेलल हो गई, जो कि आपस में जुड़ती है। तो ये भी सही है। ईच बेस पेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय नाइट्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द प्यूरिन एंड pyrimidine। तो ये गलत बात होगी। इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसमें बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे ये बेस पेयर है, इधर का बेस पेयर है और इधर का बेस पेयर और इधर के बेस पेयर। तो इधर एडेनिन है, तो एडेनिन के सामने कौन सा जुड़ेगा? प्यूरिन। एडेनिन क्या है? ए और जी, ये तो हो गया प्यूरिन। और सी और टी और यू, ये हो गया pyrimidine। तो ए के सामने जुड़ेगा थाइमिन। ए के सामने जुड़ता है थाइमिन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ना कि नाइट्रोजन बॉन्ड से। और सी के सामने जुड़ता है गुआनिन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो इसमें इसमें भी एक्सेप्ट पूछा है, तो गलत कौन सा हो गया? डी, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 रिगार्डिंग राइबोज ऑल आर स्टेटमेंट ट्रू एक्सेप्ट। इसमें भी गलत स्टेटमेंट पूछा राइबोजाइम के बारे में। राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम होता है कैटालाइटिक आरएनए होता है, एक तरह से एंजाइम का काम करता है, प्रोटीन एंजाइम की तरह ये भी काम करता है। रिकॉम्बिनेंट राइबोजाइम आर बीइंग कंसीडर्ड एज पॉसिबल थेरेपेटिक एजेंट फॉर डिजीज सच एज। हाँ, थेरेपेटिक एजेंट का भी यूज है इसमें, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में, एल्जाइमर डिजीज में, हंटिंगटन डिजीज या पार्किंसन डिजीज में। तो ये भी सही है। Ribozyme is catalytic that cleavage substrate RNA at specific site, then release it, and it shall be consumed by in the reaction. No, reaction में consume नहीं करता है, गलत हो गया। Substrate specificity of ribozyme is determined by nucleoside base pairing between the complementary sequence containing within the enzyme and the RNA substrate that its cleavage। ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा आएगा? एक्सेप्ट पूछा तो एक्सेप्ट आएगा सी। तो इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 25 आर आर ट्रू फॉर प्लाज्मा एल्बुमिन। सबके सब ट्रू है एक्सेप्ट एल्बुमिन अकाउंट अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन प्लाज्मा। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये होता है सीरम ओनली, ये होता है 50 to 60% होता है प्रोटीन टोटल का, लगभग 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये एक्सेप्ट पूछा तो ये गलत हो गया, तो यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। बाकी और देख लो। इट इज नॉन एंजाइमेटिक एंड हार्मोनल एक्टिविटी। नो, एंजाइमेटिक हार्मोनल एक्टिविटी नहीं होती। ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं हार्मोन्स को और एंजाइम को ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इट इज आल्सो क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द कोलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर। यस, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन में मदद। इट हाफ लाइफ इज अबाउट 20 डे। ये भी सही है। और ये भी नो एंजाइम एक्टिविटी। हाँ, तो ये भी सही है, एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती, सही बात है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑल आर ट्रू अबाउट टोसिलीजुमाब। टोसिलीजुमाब एक्सेप्ट। तो टोसिलीजुमाब क्या है? टोसिलीजुमाब होता है इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर के प्रति मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, जो कि इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करती है या इम्यून रेस्पॉन्स को कम करती है। इसके कारण ये न्यूट्रोफिल को डिक्रीज करती है, लिम्फोसाइट को डिक्रीज करती है और मोनोसाइट को डिक्रीज करती है, तो इन्फेक्शन के चांस को इंक्रीज करती है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 6 क्या करवाता है? नॉर्मली हिमेटोपोइसिस में इन्वॉल्वमेंट करवाता है, परंतु टोसिलीजुमाब क्या करता है? इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर को क्या कर देता है? एंटीबॉडी है, तो हिमेटोपोइसिस भी इफेक्ट होगा इसमें। तो इसमें आंसर क्या आएगा? टोसिलीजुमाब
इंटरल्यूकिन 6 के प्रति मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये तो सही है। इट हैज बीन शो डिक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये गलत बात है। ये क्या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, तो ये एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। टोसिलिजुमाब इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है, न्यूट्रोपिनिया करता है, न्यूट्रोफिल को लेवल कर कम करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है, ये भी बात तो सही है। द हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी अपीयर टू रिवर्सिबल अपॉन द स्टॉपिंग द ड्रग। हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी क्या होती है, थ्रोम्बोपोइसिस भी इनहिबिट हो जाएगा, तो वो वापस रिवर्सिबल हो जाएगा जब इस ड्रग को अपन स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या होती है, यह होती है एंटी मलेरियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, रूमेटोइड आर्थराइटिस में भी देते हैं। डी, तो ये या तो एंटी मलेरियल है, और डी एम ए आर डी में भी देते हैं, ड्रग मॉडिफाइड रूमेटिक डिजीज। हाइड्रोक्सी अब इसमें इसमें भी गलत स्टेटमेंट बताना, एक्सेप्ट बताना, कौन सा सही नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन शुड बी अवॉइडेड इफ क्यूटीसी मोर देन 500 मिलीसेकंड। अब आप सबको पता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या करता है, क्यूटी इंटरवल को बढ़ाता है। अब ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो नहीं देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, तो सही बात है बिल्कुल। ईसीजी शुड बी, ईसीजी करवा लेनी चाहिए पहले, ये भी बात सही है। इट इज ट्राई टू ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन के दौरान भी इस दवाई का यूज किया गया था, ये भी बात तो सही है। हाइड्रोक्सीक्लोरिन आल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस, सोरियासिस के ट्रीटमेंट में यूजफुल नहीं होती है, तो एक्सेप्ट पूछा तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। यूज ऑफ रेमडेसिविर, रेमडेसिविर का नाम तो सुना ही होगा। रेमडेसिविर एंटी वायरल ड्रग है, जो कि एंटीवायरल ड्रग है, जो भी अभी सार्स कोविड इन्फेक्शन था, सार्स कोव 2 में ट्रीटमेंट में यूज करी गई थी। अब इसको अवॉइड किस किस में करना चाहिए, एक्सेप्ट AST ALT एलिवेटेड है तो अवॉइड करो, सही बात है। रिनल इंप्रूवमेंट है तो भी अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल में भी अवॉइड करना चाहिए। पर ओल्ड एज में तो फिर दे ही रहे थे कोविड इन्फेक्शन में रेमडेसिविर, तो ये एक्सेप्ट पूछा है तो ये आंसर आ जाएगा, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द फॉलोइंग रूट मोस्ट लाइक टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। कोई भी ड्रग को मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर रीच इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब कोई भी दवाई का मेटाबॉलिज्म जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले मेटाबॉलिज्म हो जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ये ओरल रूट का होता है। क्योंकि ओरल रूट का क्या होता है, ओरल रूट का इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले ओरल रूट से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन से लीवर में, और लीवर से फिर जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो इस दौरान जो मेटाबॉलिज्म हुआ उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो कि ओरल में ज्यादा होता है। रेडमान सिंड्रोम होता है वेनकोमाइसिन का साइड इफेक्ट है, जिसमें क्या होता है, ये एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, जिसमें रेड फेस, नेक और एक्सट्रीमिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले बॉडी फ्लूइड का बात कर लेते हैं। तो बॉडी वेट का जितना भी बॉडी वेट है, आइडियल बॉडी वेट अपन 70 kg लेते हैं, उसका 60% बॉडी वाटर होता है। 60% बॉडी वाटर होता है। 60% बॉडी वाटर मतलब 70 का 60% होता है 42 लीटर, जिसमें ICF और ECF, जिसका टू थर्ड मतलब 42 का टू थर्ड होगा 28 लीटर, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, या और इसका 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है 14 लीटर। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो होता है इंटरेस्टियल फ्लूइड और एक होता है प्लाज्मा फ्लूइड। तो इसका 70%, 14 लीटर का 75% मतलब 10.5 लीटर के अराउंड ये तो होता है इंटरेस्टियल कंपार्टमेंट में, और इसका 25% 3.5 लीटर ये होता है इसके प्लाज्मा में। तो ये टोटल बॉडी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप क्वेश्चन की और देखते हैं। ICF कंटेनिंग विद इन द सेल
सेल के अंदर होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, 2/3 होता है बॉडी वाटर का, तो ये तो सही है, ये तो सही है। ECF इज आउटसाइड द सेल, ये आउटसाइड होता है, और 1/3 होता है, ये भी सही है। टोटल बॉडी वाटर विच कंपोनेंट विच अकाउंट 40 to 50%, ये गलत है, ये होता है लगभग 55 से लेके 60% तक होता है। इन जनरल बॉडी वाटर कोरिलेट इनवर्सली द बॉडी वेट, जितना बॉडी वाटर होगा उतनी वेट कम होगी, ये भी सही है। तो इसका एक्सेप्ट पूछा तो आंसर क्या जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑल आर ट्रू फॉर ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट, ब्लड वेसल्स के बारे में से बताना। सबसे पहले आर्टरीज, आर्टरीज थिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू भी होता है, 3 लेयर होती है इसमें, इसमें 3 लेयर होती है, एडवेंसिया, ट्यूनिका एडवेंसिया, मीडिया और इंटीमा। जिसमें एडवेंसिया में होती है फाइब्रोब्लास्ट, मीडिया में होती है स्मूथ मसल्स और इंटीमा में होती है एंडोथेलियल लेयर। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आर्टेरियोल आर साइट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट ऑफ ब्लड फ्लो, ये बात बिल्कुल गलत है। सबसे हाईएस्ट ब्लड रेजिस्टेंट होता है जो, वो होता है आर्टेरियोल में, 80% ऑफ टोटल का। तो ये हो गया। ये कैसे होता है, ये आर्टरी होगी, आर्टरी से आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से कैपिलरी बेड बनाता है, और उसके बाद में यहाँ से वेन्यूल, और वेन्यूल से वेन। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट यहाँ पे होता है आर्टेरियोल पे। द कैपिलरी आर थिन वॉल स्ट्रक्चर, ये भी बात सही, कैपिलरी थिन वॉल होती है। सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल, ये बिल्कुल सही है कि सिंगल लेयर होती है यहाँ पे एंडोथेलियल की। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंटेनिंग द वेन इज कॉल्ड अनस्ट्रेस वॉल्यूम, यस, वेन में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर इज एक्सेप्ट पूछा है, तो आंसर वही बी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें भी गलत पूछा है, गलत कौन सा है। टाइप 1 न्यूमोसाइट सिंथेसाइज पल्मोनरी सरफेक्टेंट, पहला ही गलत हो गया, क्योंकि पल्मोनरी सरफेक्टेंट बनाता है टाइप 2। जो टाइप 2 होता है वो टाइप 1 को भी सिंथेसाइज कर सकता है, और टाइप 2 को भी रीजनरेट करता है, दोनों को रीजनरेट कौन कर सकता है, टाइप 2। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट है रीजनरेट कैपेसिटी बोथ टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट, सही बात है। एल्वेलाई कंटेनिंग फेगोसाइटिक सेल आर एल्वेलर मैक्रोफेज, या डस्ट सेल भी बोलते हैं, जो एल्वेलर मैक्रोफेज को डस्ट सेल भी बोलते हैं। एल्वेलर मैक्रोफेज कीप द एल्वेलाई फ्री ऑफ डस्ट और डेब्री बिकॉज द एल्वेलाई हैव नो सीलिया टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो ये भी बात सही है, डस्ट सेल ये काम करती है। तो इसमें एक्सेप्ट पूछा तो गलत कौन सा है, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 34, all statement are true except the cortex is the outer region located just under the capsule, ये किडनी हो गई, किडनी में जो ये आउटर रीजन हो गया वो कोटेक्स हो गया, और ये अंदर मेडुला हो गया, अंदर वाला मेडुला हो गया। मेडुला इज सेंट्रल रीजन डिवाइड इनटू आउटर मेडुला और इनर रीजन, सही बात है, ये आउटर मेडुला हो गया, ये अंदर वाला इनर मेडुला हो गया। द पेपिली इज द मोस्ट इनर मोस्ट टिप ऑफ इनर मेडुला, सही बात है, इनर मेडुला से पेपिली बना है ना, तो ये पेपिली इसका टिप हो गया, और इनटू पाउच माइनर, और पेपिली किसमें होते हैं, माइनर कैलिक्स छोटी छोटी, और माइनर कैलिक्स में होता है मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स पेल्विस में ओपन होता है। ग्लोमेरुलाई ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आर स्मॉलर देन, ना जो जक्स्ट्रा मेडुलरी वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो लार्जर होते हैं, वो लार्जर होते हैं, स्मॉलर नहीं होते, तो ये गलत हो गया, और एक्सेप्ट पूछा तो आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी आर ऑल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, ग्रोथ हार्मोन एंटी पिट्यूटरी के द्वारा, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी, और ल्यूटिजाइन भी एंटीरियर पिट्यूटरी। एडीएच सिक्रेटेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और बनता कैसे, प्रोड्यूस कहां से होता है, ये हाइपोथैलेमस में। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन सिक्रेट होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ऑल आर ट्रू फॉर माइकोबैक्टीरियम एक्सेप्ट, इसमें भी पूछा कि गलत कौन सा है, सारे सही है, एक गलत है। तो माइकोबैक्टीरियम आर ओब्लिगेट एनारोबिक, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये होता है ओब्लिगेट एरोबिक होता है बिल्कुल, इसके एप्लीकेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो पहला ही आंसर आ गया, बाकी ये सारे आंसर सही है, इसका मतलब कि मिल्क में सर्वाइव करता है, पास्चुराइजेशन से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एलजे मीडियम में इसका कल्चर करवाते हैं। ऑल आर ट्रू फॉर कोरोना वायरस एक्सेप्ट, इसमें भी ये बताना है कोरोना वायरस के बारे में गलत कौन सा है। अब कोरोना वायरस लार्जर ग्रुप होता है वायरस का, ये तो बात सही है। कोरोना वायरस वुहान सिटी से आउटब्रेक हुआ है, ये भी बात सही है। कोरोना वायरस जूनोटिक सोर्स बेट से क्लोजली रिलेटेड है, ये भी बात सही है, चमगादड़ से। कोरोना वायरस एनवेलप डीएनए वायरस, ये गलत बात है, डीएनए वायरस नहीं होता, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। तो गलत पूछा है, एक्सेप्ट पूछा, गलत पूछा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 38, ऑल आर ट्रू कोरोना वायरस सार्स कोव 2 एक्सेप्ट, कोरोना वायरस के बारे में गलत बताना है। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड इज 5.1 डेज, ये तो बिल्कुल सही बात है, इतना ही होता है। मोस्ट पेशेंट प्रीडोमिनेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है प्रीडोमिनेटली, ये भी बात सही है। ओल्डर एज इज नॉट ए रिस्पेक्टर, ये तो बात गलत है, ओल्डर एज तो रिस्पेक्टर है ही, तो ये एक्सेप्ट हो जाए तो आंसर आ जाएगा सी। और ACE2 रिसेप्टर के थ्रू ये सेल में एंट्री करता है, ये भी बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 39 ये है कि मलेरिया के बारे में सारे सही है, एक गलत है, तो इस पूरे पेपर में एक्सेप्ट पूछा है तो एक गलत ढूंढना होता है बस, सीधा सा है। तो प्लाज्मोडियम नोवेलेसी आर नाउ रिकॉग्नाइज फिफ्थ प्लाज्मोडियम स्पीशीज, ये सही बात है। प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया इज रेस्पॉन्सिबल मोस्ट फर्टिलिटी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ओवेल थोड़ी होता है, मोस्ट फर्टिलिटी में तो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, तो आंसर इसका यही आ गया बी। बाकी स्टेटमेंट सही है कि वाइवेक्स और ओवेल बिनाइन टर्शियन मलेरिया करवाते हैं, सही बात है। और जिसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया होता है वहां पे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का रिस्क कम होता है, ये भी बात तो सही है। जिसके सिकल सेल और थैलेसीमिया होगा वहां पे सीवियर मलेरिया होने के रिस्क बहुत कम होंगे, क्योंकि आरबीसी ऑलरेडी सिकल सेल है इसमें। डेंगू के बारे में गलत बताना है, एक्सेप्ट पूछा ना तो गलत बताना। डेंगू के 4 स्पीसीज होते हैं, डेंगू मतलब डेंगू की 4 सीरोलॉजी होती है, 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल सही है। डेंगू शॉक सिंड्रोम डेवलप, मोर्टेलिटी रेट कैन रीच 40%, ये भी बात सही है। इनक्यूबेशन पीरियड इज 14 to 21 डेज, ये गलत है। डेंगू का इनक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 डेज होता है, और ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड होकर 14 डेज चला जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या जाएगा सी। और इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, ये तो बिल्कुल सही है, ये कौन नहीं जानता। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग कोर्निया, कोर्निया के बारे में सब सही है, एक गलत है, वो बताना है। Surface of cornea, air tissue interference and associated tear film is responsible most of the refraction of the eye, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन आई का कॉर्निया ही होता है, कितना 43 डायमीटर। उसके बाद में होता है लेंस, लेंस का होता है 17 डायमीटर, तो ये तो राइट है। कॉर्निया इज कंपोज 5 लेयर से कंपोज होता है, इसकी ट्रिक होती है ABCDE। ए मतलब एंटीरियर एपिथेलियम, बी मतलब बोमेन कैप्सूल, नहीं बोमेन्स लेयर, कैप्सूल नहीं बोमेन्स लेयर, सी मतलब कॉर्नियल स्ट्रोमा, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ये 5 लेयर होती है। ट्रांसफेरी ऑफ कॉर्निया इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी बात सही है। कॉर्नियल एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्रिटिनाइज एपिथेलियम, ये बात गलत है, यहाँ पे क्रिटिनाइज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉन क्रिटिनाइज, बाकी सही है नॉन क्रिटिनाइज, तो एक्सेप्ट होता है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 42, resolving power of the eye depend on all of them except, रिजोल्विंग पावर क्या होती है? रिजोल्विंग पावर होती है आई की, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है आई की। कोई दो ऑब्जेक्ट है पास पास, तो नियर बाय दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखने की क्षमता को बोलते हैं रिजोल्विंग पावर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इस पर निर्भर करेगी रिजोल्विंग पावर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगी, जितना पास होगा उतनी रिजोल्विंग पावर कम होगी। एक्सटेंट ऑफ डेंड्रिटिक कनेक्शन बिटवीन द रोड एंड न्यूरॉन, रोड एंड न्यूरॉन पे डिपेंड नहीं करता। बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन, बैकग्राउंड क्या है, कौन सा कलर है, कौन सी कलर की वेवलेंथ है, तो ये एक तरह से वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की, उसकी रिजोल्यूशन पावर कम होगी, ज्यादा वेवलेंथ रिजोल्यूशन पावर कम। डिग्री ऑफ लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन टाइम, इस पे भी डिपेंड करता है, तो इसका आंसर आएगा एक्सेप्ट पूछा है, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल आर ट्रू फॉर टीयर सब्स्टिट्यूट और आर्टिफिशियल टीयर। आर्टिफिशियल टीयर किस में यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है ड्राई आई के लिए यूज किया जाता है आर्टिफिशियल टीयर, जिसमें हाइलोरोनिक एसिड आ गया, सेलुलोज आ गया, पॉलीविनाइलिन एल्कोहल आ गए, और भी कुछ आ गया। तो फर्स्ट हाइलोरोनिक एसिड मच ग्रेटर रिटेंशन टाइम देन सेलुलोज एंड पॉलीविनाइलिन एल्कोहल, तो पहला ही गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, कॉन्टेक्ट लेंस आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर माइक्रोबियल केरेटाइटिस। यस, कॉन्टेक्ट लेंस से इंफेक्शन होने का चांस होता है कॉर्निया में, सही बात है, कॉर्नियल इन्फेक्शन के चांस होते हैं, ये भी बात सही है। लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट लेंस इनहिबिट एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन एंड माइग्रेशन एंड सप्रेशन लिम्बल स्टेम सेल प्रोडक्शन, ये भी बात सही है, ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो ऐसा ही होगा। सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस डू नॉट अल्टर द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द ओकुलर सरफेस, ये तो बात गलत है, चाहे सॉफ्ट हो चाहे हार्ड हो, माइक्रो इन्वायरमेंट को तो अल्टर करेंगे ही, तो ये आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45,
ऑल ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ सिंपल एपी स्क्लेराइटिस एक्सेप्ट रेडनेस हो जाएगी, ग्रिटीनेस हो जाएगी आई में, लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी इसमें लॉस नहीं होती, फोटोफोबिया भी होता है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 46 ऑल आर ट्रू अबाउट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक्सेप्ट। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसे बोलते हैं? कोई भी बोन फ्रैक्चर हो ड्यू टू वीकनेस ऑफ बोन स्ट्रक्चर, कोई भी अंडरलाइनिंग डिजीज में, जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ओस्टियो मलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया, तो इनमें जहाँ पे भी बोन स्ट्रक्चर वीकनेस है और वहां पे फ्रैक्चर हो जाए बिना कोई ट्रोमा के, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ए ट्रिवियल नो फोर्स में बी रिक्वायर्ड द काज ऑफ सच फ्रैक्चर, कोई फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता इसमें। मोस्ट फ्रैक्चर सीन इन डे बाय डे प्रैक्टिस फॉल इनटू द दिस कैटेगरी, जो रोजाना डे बाय डे प्रैक्टिस में आते हैं वो इसमें नहीं आते, वो डे बाय डे प्रैक्टिस में आते हैं, वो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर होते हैं एक्सीडेंट वगैरह से या कोई भी ट्रोमा के कारण। तो ये एक्सेप्ट पूछा तो आंसर आ जाएगा बी। ए फ्रैक्चर थ्रो बोन वीकन बाय मेटास्टेसिस, ये किसी बात है, बोन स्ट्रक्चर वीकनेस हो जाए कोई भी कारण, मेटास्टेसिस हो जाए, ओस्टियोपोरोसिस हो जाए, ओस्टियोमलेशिया हो जाए, और इसका लगभग ये नॉन यूनियन में रहता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यूनियन नहीं हो पाता इनका। क्वेश्चन नंबर 47 ऑल ट्रू रिगार्डिंग स्प्लिंटिंग ऑफ फ्रैक्चर। तो बोन फ्रैक्चर बोन की स्प्लिंटिंग करते हैं तो उसके लिए क्या गलत है, क्या सही नहीं है? इंक्रीज कॉम्प्लिकेशन सच एज फैट एम्बोलिज्म एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, ये तो गलत बात है, इससे कॉम्प्लिकेशन थोड़ी इंक्रीज होगा, ये तो डिक्रीज करता है कॉम्प्लिकेशन। पेन में रिलीव करता है, ये बात बिल्कुल सही है। सॉफ्ट टिश्यू स्किन और न्यूरोवेस्कुलर बंडल की इंजरी को कम करता है, ये भी बात सही है। और पेशेंट के ट्रांसपोर्ट में इजी हो जाता है, ये भी बात सही है, तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट एक्सेप्ट। शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है वो एंटीरियर मोर कॉमन होता है पोस्टीरियर की तुलना में, जबकि जो हिप का डिसलोकेशन होता है वो होता है पोस्टीरियर मोर कॉमन हिप का। द कॉमनेस्ट जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू डिसलोकेट, सही बात है, सबसे कॉमन यही होता है, क्यों? इसमें ग्लिनोइड कैविटी की साइज छोटी होती है, मोर कॉमन होता है, ये भी बता ही दिया। नॉर्मल राउंड कॉन्टूर ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज लॉस्ट, सही बात है, और फ्लैट टेन हो जाता है, इसलिए तो बार बार डिसलोकेट हो रहा है। इट्स मोर कॉमनली इन चिल्ड्रन देन एडल्ट, ये बात गलत है, तो इसका आंसर क्या जाएगा डी। अब डिसलोकेशन ऑफ हिप के बारे में आ गया क्वेश्चन 49 डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो एंटीरियर डिसलोकेशन इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ डिसलोकेशन, अभी तो बताया हिप डिसलोकेशन में पोस्टीरियर मोस्ट कॉमन होता है, जबकि शोल्डर में एंटीरियर था, इसमें पोस्टीरियर है, तो ये गलत होगा, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। इसके अलावा जो हिप डिसलोकेशन होता है पोस्टीरियर और एंटीरियर हिप डिसलोकेशन, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर के लिए ट्रिक है फेबर और पोस्टीरियर के लिए ट्रिक है फादिर। जो एंटीरियर डिसलोकेशन होगा उसमें डिफॉर्मिटी होगी, एप मतलब फ्लेक्शन, ए बी मतलब एबडक्शन, ई आर मतलब एक्सटर्नल रोटेशन, जबकि पोस्ट में क्या होगा फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, एडी मतलब एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। तो एंटीरियर डिसलोकेशन एक्सटर्नल रोटेशन हुआ, एबडक्शन हुआ, इससे लेंथनिंग हो जाएगी लिम्ब की, लेंथनिंग मतलब लिम्ब की लंबाई इंक्रीज हो जाएगी, इसमें लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाएगी, पैर की साइज छोटी हो जाएगी, मतलब पैर की लंबाई शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो पोस्ट डिसलोकेशन में फादिर होता है, ये भी बता ही दिया, फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन में लेंथनिंग होती है, ये भी बता ही दिया, पोस्ट डिसलोकेशन में शॉर्टनिंग होती है, ये भी बता ही दिया, तो इसमें आंसर क्या जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग क्लासिकल क्लब फुट प्राइमरी सीटीवी एक्सेप्ट। तो क्लब फुट क्या होता है? क्लब फुट के लिए वो ट्रिक होती है CAVE, सी मतलब केवस, सी मतलब केवस मतलब इसका जो प्लांटर आर्च है वो इंक्रीज हो गया, ए मतलब एडक्शन, बी मतलब वेरस या इन्वर्जन ऑफ फुट, ये मतलब इक्वाइनस का मतलब प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये डिफॉर्मिटी आती है केवस, एडक्शन, वेरस और इक्वाइनस। बायलेटरल फुट डिफॉर्मिटी इन 60% केसेस, सही है, 60% केसेस में होता है बायलेटरल। साइज ऑफ फुट स्मॉल हो जाएगी जहाँ पे सीटीवी होगा। हील इज लार्ज इन साइज, ना हील भी स्मॉल होगा, तो ये आंसर आ जाएगा, एक्सेप्ट हो जाता है, ये आंसर आ जाएगा। फुट इज इक्वाइनस वेरस एडक्शन, ये बता ही दिया।
क्वेश्चन नंबर 51, नॉट ट्रू अबाउट एंट्री फीवर। मतलब सारे क्वेश्चनों में यही पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, मतलब एक स्टेटमेंट को बाहर करना है। तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। एंट्री फीवर, इसको बोलते हैं टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं। कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, ये बात सही है बिल्कुल। पेर पेच को इन्वॉल्व करता है। टर्मिनल इलियम, ये भी बात सही है बिल्कुल। लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया करवाता है और नेक्रोसिस अल्सरेशन करवाता है, सही बात है। लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होंगे इसमें। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स ऑफ इरिथ्रोफेगोसाइटोसिस और हिस्टोलाइटिक प्रोलिफरेशन, ये भी सही है। कॉमनेस्ट साइट ऑफ परफोरेशन इज टर्मिनल जेजरनम ना, ये तो बात गलत है। अभी ऊपर तो बोल रहे कि टर्मिनल इलियम में तुम ऑर्गेनिज्म कॉलोनी बनाते हो और फिर जेजरनम को थोड़ी परफोरेशन करेंगे, ये परफोरेशन करेंगे टर्मिनल इलियम को ही, मोस्ट कॉमन नियर द इलियोकोलिक जंक्शन। और फर्स्ट वीक में जो होता है वो टाइफॉइड परफोरेशन के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, बाद में सेकंड और थर्ड वीक में तो कम हो जाते हैं चांस, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर आएगा सी, गलत तो यही है। ऑल आर स्टेटमेंट, ऑल आर फॉल्स स्टेटमेंट फॉर एम्बुलेटरी सर्जरी एक्सेप्ट, तो उसके सारे के सारे फॉल्स है, एक सही है। अब एक सही है वो देखना है। आउट पेशेंट सर्जरी नॉट एडमिटेड टू वार्ड फैसिलिटी, ये तो बिल्कुल सही है, यही तो सही है, तो आंसर यही आ जाएगा। प्रोसीजर रूम सर्जरी, सर्जरी रिक्वायर फुल स्टेराइल थिएटर फैसिलिटी, नो। जो एम्बुलेटरी सर्जरी होती है ओपीडी में होती है। डे और सेम डे सर्जरी, 23 आवर एडमिशन विद अर्ली मॉर्निंग डिस्चार्ज, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये तो सारे फॉल्स है, एक स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट वन, ऑल आर ट्रू नेक्रोटाइजिंग पेसाइटिस एक्सेप्ट, इसमें गलत बताना है। पोलीमाइक्रोबियल सिस्टिक इन्फेक्शन होता है, नॉट ए सर्जिकल इमरजेंसी, ये बिल्कुल गलत बात है, सर्जिकल इमरजेंसी होता है ये। 80% केस एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ट्रॉमा, ये भी बात सही है। मोर्टेलिटी 30 से 50% होती है, ये भी सही है। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्जुडेटिव एसाइटिस, एक्जुडेटिव एसाइटिस किसको बोलते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होने के कारण ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होने के कारण पेरोटिनियम में फ्लूइड भर रहा हो, उसको बोलते हैं एक्जुडेटिव एसाइटिस। तो पेरोटिनियल मैलिग्नेंसी में इन्फ्लेमेशन होता है तो ये एक्जुडेटिव होगा, ट्यूबरकुलोसिस भी एक्जुडेटिव होगा और पैनक्रियाटिक भी एक्जुडेटिव होगा। जबकि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ये होगा ट्रांजुडेटिव, ट्रांजुडेटिव जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता, तो ये इसका एक्सेप्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ऑल आर ट्रू अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ गॉल ब्लैडर एक्सेप्ट, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ गॉल ब्लैडर ड्रेन इनटू सिस्टिक लिम्फ नोड ऑफ लुंड, ये तो बिल्कुल सही है। सिस्टिक लिम्फ नोड नोन एज सेंटिनल लिम्फ नोड, ये भी सही है। इफरेंट वेसल्स फ्रॉम द सिस्टिक लिम्फ नोड ड्रेन इनटू सीलियक लिम्फ नोड, ये भी सही है। नोट नेवर गो टू हाइलम ऑफ द लिवर, ये बात गलत है, तो इसका क्या आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 56, ऑल आर ट्रू अबाउट रैनसन स्कोरिंग सिस्टम फॉर प्रिडिक्टिंग सीवीटी ऑफ द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस ऑन एडमिशन एक्सेप्ट, कौन सा रैनसन क्राइटेरिया में नहीं आता। तो रैनसन क्राइटेरिया में 5 क्राइटेरिया आते हैं एडमिशन के टाइम, तो वो 5 क्राइटेरिया, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया एज मोर देन 55 ईयर, एज के अलावा WBC काउंट मोर देन 16,000 पर mm³, फिर उसके बाद में आएंगे ग्लूकोज मोर देन 200, AST मोर देन 250 यूनिट पर लीटर और LDH मोर देन 350। तो ये 5 क्राइटेरिया आते हैं, तो इसमें एज है, ब्लड ग्लूकोज भी है और AST भी है, तो गलत आंसर कौन सा होगा, WBC, ये वाला गलत है। बाकी 5 क्राइटेरिया तो एडमिशन के टाइम होते हैं और 6 क्राइटेरिया होते हैं वो 48 घंटे बाद में। वो 6 क्राइटेरिया क्या होंगे, जिस 6 क्राइटेरिया में आएंगे, पहला क्राइटेरिया आएगा हीमेटोक्रिट ड्रॉप मोर देन 10%, 10% से ज्यादा हीमेटोक्रिट डिक्रीज हो गया। दूसरा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 5 से ज्यादा हो गया, 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया। तीसरा है कैल्शियम 8 से कम हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में हाइपोकैल्सीमिया होता ही है। चौथा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg, 60 mmHg से कम हो गया प्रेशर ऑक्सीजन का। बेस डेफिशिएट मतलब बेस कम हो गया 4 मिलीक्यूलेंट से ज्यादा। एंड फ्लूइड लॉस हो गया 6 लीटर से ज्यादा।
तो ये तो 6 क्राइटेरिया तो 48 घंटे बाद में देखते हैं, और ये 5 क्राइटेरिया एडमिशन के टाइम देखते हैं। इसको बोलते हैं रैंसन स्कोरिंग सिस्टम इन एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू फॉर स्टेपल हीमोरोडोपेक्सी। तो स्टेपल हीमोरोडोपेक्सी टेक्निक है, उसके लिए गलत बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेपल हीमोरोडोपेक्सी में होता क्या है, उसके लिए अपन बात करते हैं। कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे स्टेपल हीमोरोडोपेक्सी, इसकी स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले अनेस्थेसिया 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 देते हैं। अनेस्थेसिया देने के बाद में यहाँ पे एनाल कैनाल होगी, और यहाँ पर एकदम यहाँ पे हीमोरॉइड्स। उसके बाद में अनेस्थेसिया के देने के बाद में एक होलो ट्यूब इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे एक होलो ट्यूब इंसर्ट करते हैं। उस होलो ट्यूब में ए थ्रेड इंसर्ट, एक धागा इंसर्ट करते हैं, और हीमोरॉइड को अराउंड हीमोरॉइड अराउंड हीमोरॉइड एक धागा इंसर्ट करते हैं और उसको हीमोरॉइड के अराउंड बांध देते हैं। उसके बाद में स्टेपल इंसर्ट, उसके बाद स्टेपल इंसर्ट करते हैं, स्टेपल इंसर्ट कर देंगे उसके बाद में इसमें, और उस स्टेपल से धागे को खींचेंगे, पुल थ्रेड एंड स्टेबल से टिश्यू रिमूव कर देंगे, रिमूव टिश्यू। टिश्यू रिमूव कर दिया, धागे को खींचे और टिश्यू रिमूव कर दिया। उसके बाद में स्टेपल से ही स्टेपल कर देंगे, बाकी जो बच गया उसको स्टेपल कर देंगे रेक्टल वाल में ही। टिश्यू रिमूव करने के बाद में जो बच गया उसको कहाँ स्टेपल कर दिए, रेक्टल वाल में स्टेपल कर दिए। उसके बाद में ड्रेसिंग कर दिए। तो ये प्रोसेस होता है स्टेपल हीमोरोडोपेक्सी। अब क्वेश्चन में बात करते हैं अपन क्या दिया गया है। The procedure acts as a strip of mucosa and some mucosa together with vessels traveling with them and circumferentially well above the dentate line। तो सही बात है, म्यूकोसा हो गई, सब म्यूकोसा हो गई, उसमें वेसल्स हो गई हीमोरॉइड में, सारी की सारी को एक्सरसाइज कर लेते हैं। आफ्टर एक्सcision ऑफ हीमोरॉइड टिश्यू इट रिक्वायर्ड सुचर क्लोजर ऑफ डिफेक्ट। ये तो होगा ही नहीं, सुचर से क्लोजर नहीं कर रहे हैं, ओनली स्टेपल कर रहे हैं। टिश्यू रिमूव करने के बाद में ओनली स्टेपल्ड कर रहे हैं, ना कि सुचर करेंगे। तो यही गलत हो गया बी वाले। द प्रोसीजर इज क्यूक, क्यूक है। कंट्रोल ट्राई सजेस्ट लेस पेनफुल भी है और लेस ट्रॉमेटिक भी है, कॉन्वेंशियल है। और इसमें क्या होता है, रिकरेंस के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं कॉन्वेंशियल हीमोरोडक्टमी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 58। 58 यही है कि हॉर्सशू किडनी के बारे में सब ट्रू एक गलत है वो बताना है। इन हॉर्सशू किडनी आर टू रीनल यूनिट आर लो लाइंग, सही बात है। अपर पोल फ्यूज टू फॉर्म, अरे अपर पोल थोड़ी फ्यूज होता है, इसमें तो लोअर पोल फ्यूज होता है हॉर्सशू किडनी में। तो यही गलत हो गया, तो इसका आंसर ए ही आ जाएगा। बाकी फर्दर असेंट ऑफ फ्यूज किडनी इज प्रिवेंटेड बाय इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सही बात है। ये मेल में ज्यादा कॉमन होता है, ये भी सही बात है। हॉर्स किडनी आर प्रोन टू रिफ्लेक्स ऑब्स्ट्रक्शन और स्टोन फॉर्मेशन, ये भी बात सही। क्वेश्चन नंबर 59। ऑल आर ट्रू अबाउट अनडिसेंट टेस्टिस एक्सेप्ट टेस्टिस दैट कैन एब्सेंट फ्रॉम द स्क्रोटम आफ्टर 6 months ऑफ एज अनलाइकली टू डिसेंट। हाँ, स्पॉन्टेनियसली तो आएंगे नहीं, है स्पॉन्टेनियसली तो डिसेंट होंगे नहीं, परंतु अपन सर्जिकली डिसेंट कर सकते हैं, इसमें सर्जिकली डिसेंट कर सकते हैं 6 months बाद में। तो ये एक तरह से गलती हो गया। हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन टेस्टिस कैन बी सीन फ्रॉम 1 year ऑफ एज, यस 1 साल बाद में इसमें हिस्टोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। टेस्टिस इनकम्प्लीट डिसेंट टेस्टिस की एट्रोफी हो जाएगी, ये भी बात सही है। और रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर मेलिग्नेंसी एंड टेस्टिकुलर टोर्जन के चांस इंक्रीज होंगे, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 60। विच इज नॉट एसोसिएट विद इंक्रीज रिस्क फॉर इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर। हाइपरप्लेजिया में तो रिस्क होता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में कोई रिस्क नहीं होता कैंसर का, नॉन कैंसर होता है। कोई भी एपिथेलियम, कोई भी लाइनिंग एपिथेलियम यदि स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज होती है तो उसको स्क्वैमस मेटाप्लेजिया बोलते हैं, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता। तो इसका आंसर याद आएगा बी। इसके अलावा एटीपिक हाइपरप्लेजिया में तो रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का, पेपिलोमा में भी रिस्क होता है, इसमें रिस्क नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 61। 18-month child will be able to perform all of them except नो 3 बॉडी पार्ट्स, सही बात है।
डज थिंक फॉर अटेंशन एंड लुक फॉर रिएक्शन, ये भी सही है। कैन क्लाइम ऑन एंड डाउन द फर्नेस विथ असिस्टेंट, ये भी सही बात है। कैन अनड्रेस हिमसेल्फ एंड अनटाई हिज शूज, नो, ये तो 24 मंथ में आएगा अनड्रेस का, एंड 36 मंथ में या 3 ईयर में अनड्रेस और ड्रेस दोनों करने लग जाएगा, बस बटन नहीं होने चाहिए। और 4th ईयर में वो बटन वाली चीजों को भी ड्रेस कर लेगा, पहन लेगा। फॉलोइंग आर द कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, तो कॉमन काज न्यूबॉर्न में कॉमन काज क्या होते हैं, जो न्यूबॉर्न होता है जो 1 मंथ से लेस देन हो, उसमें मोस्ट कॉमन काज होता है जीबीएस, गुइलेन बारे सिंड्रोम, 40% केस में तो यही होता है। इसके साथ साथ लिस्टेरिया होता है और इकोलाई होता है, इकोलाई एंट्रेकोकस, ये लेस देन 1 मंथ के लिए होता है। बाकी 1 मंथ से ज्यादा होगा तो उसके लिए अलग होंगे। तो इसमें लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनस, इकोलाई और ग्रुबिस्टो, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ये कॉमन नहीं होता। न्यूमोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, ये कॉमन होता है 1 मंथ के बाद में। तो 1 मंथ के बाद में क्या कॉमन, 1 मंथ के बाद में कॉमन काज ऑफ मेनिंजाइटिस इज न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस इम्पल्स इन्फ्लुएंजी एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये कॉमन होता है 1 मंथ बाद में। और 3 ईयर बाद में, 1 मंथ से 3 मंथ 3 ईयर तक तो ये है। और 3 ईयर बाद में हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा भी नहीं होता, बस ओनली न्यूमोकोकस और मेनिंजाइटिस ही होता है, न्यूमोकोकस नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 63, द फॉलोइंग आर द कॉमन काज ऑफ शॉर्ट स्टेचर इन चिल्ड्रन एक्सेप्ट, कौन सा कॉमन काज नहीं है। शॉर्ट स्टेचर कब बोलेंगे, शॉर्ट स्टेचर कब बोलेंगे उसको, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन बेलो हो हाइट, 2 या 2 से ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन बेलो फ्रॉम मीन हाइट, मीन हाइट फॉर एज एंड सेक्स, जितनी होनी चाहिए उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बेलो हो या उससे ज्यादा बेलो हो, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टेचर। तो हाइपोथायराइडिज्म का काज है, फेमिलियल की कोज है, सीलियक डिजीज भी कोज है, आइसोलेटेड साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज इसका कोज नहीं है। द फॉलोइंग आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल पाल्सी एक्सेप्ट, सेरेब्रल पाल्सी मतलब ब्रेन में इस्केमिया के होने के कारण मूवमेंट और मसल स्टोन और पोस्चर इफेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो सीवियर बर्थ एस्पेक्सिया हो गया, मेनिंजाइटिस के कारण भी सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, फिटल स्ट्रोक के कारण भी हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज इन मदर, नो, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 65, द फॉलोइंग आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एक्सेप्ट, तो ये तीनों के तीनों सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस करवाते हैं। वेक्टरल वेक्टरल गैट्रिक होती है, वी मतलब वर्टिब्रल एबनॉर्मलिटी, ए मतलब एनाल अट्रेसिया, एनाल अट्रेसिया, और सी मतलब कार्डियक डिफेक्ट, टी मतलब ट्रेकियो इजोफेजियल फिस्टुला, आर मतलब रीनल एनोमलीज और एल मतलब लिम्ब एनोमलिटी। तो इस ये होगा वेक्टर जिसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एसोसिएट नहीं होता, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 66, रिगार्डिंग मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा सही नहीं है। इट इज अ मेलिग्नेंसी ऑफ एक्सटर्नल ईयर, तो ये तो गलत बात है, मेलिग्नेंसी थोड़ी होती है, तो इन्फेक्शन होता है एक्सटर्नल ईयर का, तो यही गलत हो गया, आंसर का यही आ जाएगा, बाकी सही है। फुलमिनेंट सीवियर फॉर्म ओटाइटिस एक्सटर्ना सीवियर फॉर्म होती है, स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा इसका कोज होता है, मोर कॉमनली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एंड डायबिटिक पेशेंट में होता है, ये भी बात सही है। इन्वेजिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी बात सही है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और स्कल बोन को अफेक्ट करता है, तो इसका आंसर ए आएगा जो गलत है। सीओसम के बारे में बताना है, सीओसम के बारे में सबके सब सही है, कौन सा सही नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। डिस्चार्ज होता है, डेफनेस भी हो, सीवियर ईयर पेन, सीवियर ईयर पेन सीएसओ में नहीं होता, ये होता है एएसओएम में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी। परफोरेशन भी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल आर ट्रू फॉर एपिस्टेक्सिस एक्सेप्ट, स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस कॉमन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट, सही बात है स्पॉन्टेनियस तो। और हाइपरटेंसिव एपिस्टेक्सिस यूजुअली अराइज फ्रॉम लिटिल एरिया, नो, हाइपर एपिस्टेक्सिस होती है वुड रिफ्लेक्सिस से अराइज होती है जनरली, और वुड रिफ्लेक्सिस होता है पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस।
हाइपरटेंसिव एपिस्टेक्सिस अफेक्ट द ओल्ड एज ग्रुप। यस, हाइपरटेंशन ओल्ड एज में होता है। स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस में बी प्रिसिपेट बाय इन्फेक्शन या माइनर ट्रॉमा। हाँ यस। और ये कौन से एरिया में होती है? ये होती है लिटिल एरिया में। जो स्पॉन्टेनियस एपिस्टेक्सिस होती है वो होती है लिटिल एरिया में। हाइपरटेंशन वाली तो मोर कॉमनली वुडरफ फ्लेक्सेल में होती है, पोस्टीरियर में। तो इसका आंसर आ गया बी। ऑल आर ट्रू फॉर एंट्रोकोनल पॉलिप एक्सेप्ट। तो एंट्रोकोनल पॉलिप जनरली क्या होती है? दो पॉलिप होती है, एक एंट्रोकोनल, एक होती है इथामोइडल पॉलिप। इथामोइडल पॉलिप। जो एंट्रोकोनल पॉलिप होती है वो यूनिलेटरल होती है, ये बाइलेटरल होती है। एंट्रोकोनल पॉलिप होती है वो सिंगल मास होता है और ट्राई लोब होता है। सिंगल मास पे होता है वो और ट्राई लोब होता है। और ये मल्टीपल होता है, स्मॉल स्मॉल। ओरिजिन कहाँ पे होता है इसका? मैक्सिलरी साइनस। तो ये भी सही है। रिकरेंस कॉमन आफ्टर सर्जिकल रिमूव। ना, रिकरेंस इसमें कॉमन नहीं होता, जबकि इथामोइडल पॉलिप में तो रिकरेंस होता है। एंट्रोकोनल पॉलिप में रिकरेंस नहीं होता कॉमन। तो इसका आंसर डी। कार्टागेनियर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कार्टागेनियर सिंड्रोम होता है वो होता है जेनेटिक सीलियरी डिसऑर्डर, जिसमें डिफेक्टिव मोमेंट ऑफ सीलिया। इसके कारण क्या होगा? जो भी म्यूकस वगैरह ब्रोंकस में वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इससे क्या करेगा? ब्रोंकिक्टेसिस। डेवलपमेंट के दौरान यदि सीलिया काम नहीं करेंगे, उससे हो जाएगा डेक्स्ट्रोकार्डिया। प्रॉपर रोटेशन नहीं हो पाएगा हार्ट का, इसलिए डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया। और साइनोसाइटिस, तो इसका ये ट्राइड होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया, ब्रोंकिक्टेसिस और साइनोसाइटिस कार्टागेनियर सिंड्रोम का ट्राइड होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एक्सेप्ट टू मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 71। ऑल आर द चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेप्ट। वेस्टर्न मार्क साइन। वेस्टर्न मार्क साइन क्या होता है? वेस्टर्न मार्क साइन होता है वेस्टर्न मार्क साइन होता है फोकल लॉस ऑफ वेस्कुलर मार्किंग। तो फोकल लॉस ऑफ वेस्कुलर मार्किंग क्यों होगा? क्योंकि एम्बोलिज्म के कारण वेस्कुलर मार्किंग की एब्सेंट हो जाएगी, तो उसको वेस्टर्न मार्क साइन है, तो वो तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आएगा। दूसरा होता है हैम्पटन साइन। हैम्पटन साइन क्या होता है? एक वेज शेप का वो होता है, वेज शेप की ओपेसिटी होती है पेरिफेरल रीजन में। वेज शेप ओपेसिटी इन पेरिफेरी। वेज शेप की ओपेसिटी क्योंकि क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हुआ और लंग में इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण वेज ओपेसिटी बन गई। तो हैम्पटन साइन भी, हैम्पटन हम भी एक्सरे में दिखाई देगा। मेक कनेल साइन। मेक कनेल साइन तो इको फाइंडिंग होता है, एक्सरे फाइंडिंग होता ही नहीं है। इको फाइंडिंग होता है राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन के लिए। राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, इसमें राइट वेंट्रिकुलर की वाल अच्छे से काम नहीं करती या एकाइनेटिक वाल होती है, तो ये तो एक्सरे का फाइंडिंग नहीं है। पाला साइन। पाला साइन क्या होता है? जो राइट पल्मोनरी आर्टरी इनलार्ज हो जाएगी, उसको बोलते हैं पाला साइन। तो ये भी इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मेक कनेल साइन। एक्सेप्ट पूछा तो मेक कनेल साइन। ऑल आर ट्रू अबाउट बेसिक टिश्यू डेंसिटी विजिबल ऑन प्लेन एक्सरे एक्सेप्ट। तो एक्सरे में क्या होता है? एयर ब्लैक दिखती है, सीधी सी बात, सही बात है। फेट क्या होती है? थोड़ी ग्रे होती है, वो डार्कर देन मसल्स एंड ब्लड। ब्लड और मसल से थोड़ी डार्क होती है। बोन एंड कैल्शियम अपीयर ऑलमोस्ट व्हाइट, ये भी बात सही है। आइटम कंटेंट मेटल प्रोस्थेटिक हिप कॉन्ट्रास्ट एजेंट अपीयर ब्लैक। ना ना, ये सब के सब व्हाइट होंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक्सेप्ट पूछा तो यही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 73 एक्सरे के बारे में हो गया। अब तीनों क्वेश्चन पूछा इसने, एक्सरे के बारे में पूछा, सीटी स्कैन के बारे में पूछा, एमआरआई के बारे में और सोनोग्राफी के बारे में, चारों क्वेश्चन पूछा। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है। अब सीटी के बारे में बोल रहा है। ऑल आर ट्रू अबाउट सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सेप्ट। इसके बारे में एक्सेप्ट बनाना। तो पहला तो बता ही दिया कि कंपेयर्ड विद प्लेन एक्सरे सीटी यूज अबाउट 10 to
100 टाइम मोर रेडिएशन। सीटी स्कैन में ज़्यादा रेडिएशन होती है, ये आप सबको पता है। एक्सरे और सीटी स्कैन, एक्सरे हो, एक्सरे और सीटी स्कैन, ये दोनों की दोनों रेडिएशन होती है, जबकि यूएसजी और एमआरआई में रेडिएशन नहीं होती। अब दूसरा है हाउस हाउस फील्ड डेंसिटी। तो हाउस फील्ड डेंसिटी क्या होता है? तो हाउस फील्ड डेंसिटी क्या होता है? सीटी स्कैन में जो हाउस फील्ड डेंसिटी होती है, हाउस यूनिट या डेंसिटी, ये होगी वाटर के लिए स्टैंडर्ड 0, वाटर के लिए स्टैंडर्ड 0 लेता है। अब वाटर के लिए 0 लेंगे तो वाटर से कम डेंस क्या होगा? एयर। एयर क्या होगा? वाटर से कम डेंस। इसके लिए लेते हैं फिर -1000। और वाटर से ज्यादा डेंसिटी कौन होगी? वाटर से ज्यादा डेंसिटी होगी किसकी होगी? बोन की। तो बोन के लिए आप लेते हैं 2000। तो ये क्राइटेरिया याद करना है। वाटर का स्टैंडर्ड 0 हाउस फील्ड यूनिट, एयर का माइनस में, और बोन इससे ज्यादा डेंस है तो प्लस में। तो हाउस फील्ड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0, ये स्टेटमेंट भी सही। हाउस फील्ड डेंसिटी ऑफ एयर इज 100। एयर क्या होती है? कम डेंसिटी होगी, तो 0 से कम होगा तो माइनस में होगा, तो ये तो गलत होगा। हाउस फील्ड डेंसिटी ऑफ फैट इज -92 -120, ये भी सही है। फैट ही वाटर से भी कम होती है, हाउस फील्ड यूनिट। तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74। अब एमआरआई का क्वेश्चन आ गया। ऑल आर ट्रू अबाउट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक्सेप्ट। एक में दे रहेगा T1 वेटेड, एक में दे रहेगा T2 वेटेड। तो पहले समझ लेते हैं। जो T1 होता है एमआरआई की दो, एक होता है T1 और एक होता है T2। एमआरआई में कौन सी चीज क्लियर दिखेगी? जो व्हाइट हो। जो चीज व्हाइट होगी वो अच्छे से दिखेगी। तो T1 होता है, वो होता है जो भी फैट कंटेनिंग मास होता है उसके लिए होती है T1 वेटेड। तो इसमें फैट क्या दिखेगी? व्हाइट दिखेगी। और जो T2 वेटेड इमेज होती है वो फ्लूइड स्टडी एंड ट्यूमर इन्फ्लेमेशन, या कोई भी ट्रोमा के कारण हेमरेज हो रहा है तो वो सारा फ्लूइड गया गया। तो इसमें फ्लूइड क्या दिखेगा? व्हाइट। इसमें फ्लूइड व्हाइट दिखेगा। तो T1 में तो फैट व्हाइट दिखेगी और T2 में फ्लूइड व्हाइट दिखेगा। इतना सा कंसेप्ट याद करना है। तो फर्स्ट T1 इमेज सो फैट इज व्हाइट, तो ये तो यहीं पे सही हो गया। फैट व्हाइट दिखेगी तो CSF कैसे दिखेगा? डार्क अपोजिट दिखेगा इसका। T2 इमेज में क्या होती है? फ्लूइड, CSF व्हाइट दिखेगा, तो ये भी सही है। थर्ड, इंट्राविनस कॉन्ट्रास्ट एजेंट गैडोलिनियम इज ऑफन यूज फॉर कंजक्शन विद एम्बाइड, ये भी सही बात है। कैल्शियम अपीयर ऑलमोस्ट व्हाइट, कैल्शियम इसमें क्या दिखेगा? डार्क, तो यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 75। ऑल आर ट्रू अबाउट अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में सही नहीं है वो बताना है। इट यूज आयनाइज रेडिएशन, तो पहला ही गलत हो गया, तो आंसर पहला ही आ जाएगा। इसमें आयनाइज रेडिएशन थोड़ी होता है, इसमें तो नॉन आयनाइज रेडिएशन होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। इसलिए तो अपन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सोनोग्राफी प्रीफर करते हैं, क्योंकि नॉन आयनाइजिंग वेव होती है। इसके अलावा ये सारे तो सही है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है, साउंड वेव होती है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव क्या करती है? सेंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इनटू द पेशेंट, असेसिंग द मैग्नीट्यूड एंड टाइम फॉर रिटर्निंग इकोज। मैग्नीट्यूड और टाइम का ये प्रिंसिपल है, इसका कितनी इको आएगी वो इस पे डिपेंड करता है। ऑपरेट सेट पैरामीटर एंड फील्ड ऑफ व्यू विद इन द पेशेंट, तो ये ऑपरेटर पे डिपेंड करते हैं, तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 76। ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद मैसिव स्प्लेनोमेगली एक्सेप्ट। तो मैसिव स्प्लेनोमेगली कब बोलते हैं? जब सिग्निफिकेंट इनलार्जमेंट हो, सिग्निफिकेंट इनलार्जमेंट हो स्प्लेन में, तब उसको मैसिव स्प्लेनोमेगली बोलते हैं। सिग्निफिकेंट इनलार्जमेंट मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा हो इनलार्जमेंट, या 1 kg से ज्यादा वजन हो जाए, 1 kg से ज्यादा वजन हो जाए, अब बोलते हैं मैसिव स्प्लेनोमेगली।
जो कि किस किस कंडीशन में सीन होती है, गोचर डिजीज में सीन होती है, CML में सीन होती है, पॉलीसाइथेमिया वगैरह में भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस में नहीं होता। तो इसका आंसर ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा। बाकी अदर रीजन जैसे कालाजार, मलेरिया, बीटा थैलेसीमिया मेजर, लिम्फोमा और माइलोफाइब्रोसिस, इनमें भी मेसी स्प्लेनोमेगली होती है। क्वेश्चन नंबर 77, ऑल आर ट्रू अबाउट स्प्लेनेक्टोमी एक्सेप्ट, सारे ट्रू है, एक गलत है, वो बताना है। स्प्लेनेक्टोमी ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन टू स्प्लेनेक्टोमी द प्रेजेंस ऑफ मेरो फेलियर, यस, ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इन द इमीडिएटली पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी पीरियड ल्यूकोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में डेवलप। इमीडिएटली तो वही होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है और थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, मतलब WBC बढ़ेगी और प्लेटलेट बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, तो फिर बाकी तो सही होने है ही। स्प्लेनेक्टोमी के बाद में इन्फेक्शन के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजी, ग्राम नेगेटिव, इनके रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा क्रोनिक मैनिफेस्टेशन क्या होगा, एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, होवल बॉडी प्रेजेंस होगी, हिंज बॉडी प्रेजेंट होगी, बेसोफिलिक स्टिपलिंग होगी। तो ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में देखेंगे तो ये सारी चीजें पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 तो यही बता रहा है कि मोस्ट पेशेंट विथ हिमोलाइटिक डिसऑर्डर में क्या क्या फीचर होता है, एक्सेप्ट मतलब गलत बताना है। रेटिकुलोसाइट काउंट यूजुअली डिक्रीज, ना, रेटिकुलोसाइट काउंट तो हिमोलाइटिक एनीमिया में इंक्रीज होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है, बाकी तो सही हो गई। फिर बिलिरुबिन, बिलिरुबिन इंक्रीज होगा क्योंकि आरबीसी डेस्ट्रॉय होगी तो बिलिरुबिन बनाएगी, और मोस्टली अनकंजुगेट। हेप्टोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन भी डिक्रीज होगा। क्यों हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे आरबीसी लाइसिस होगी इसके साथ हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, यूरिन के साथ पास होगा, तो प्रोटीन की कमी आ जाएगी। एलडीएच, एलडीएच बढ़ेगा हीमोलाइसिस के साथ, इंटरवेस्कुलर हीमोलाइसिस के साथ। तो गलत कौन सा है, ए वाला। आर्टेमिसिन के बारे में बता रहा है, आर्टेमिसिन डेरिवेटिव ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। आर्टेमिसिन क्या होता है, दे आर सेकेंड लाइन एजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर फैल्सिफॉरम मलेरिया ना। सीवियर फैल्सिफॉरम मलेरिया में ट्रीटमेंट होता है, ये फर्स्ट लाइन होता है ना, ये सेकंड लाइन, सेकंड लाइन नहीं होता, ये होता है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या देते हैं हम, इंट्राविनस आर्टे सुन्नेट, इंट्राविनस आर्टे सुन्नेट देते हैं। प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी में आर्टे सुन्नेट नहीं दे सकते, तो प्रेगनेंसी में देंगे इंट्राविनस क्यूनिन। तो ये गलत हो गया, तो बाकी सब सही है। आर्टेमिसिन ये बता रहा है कि आर्टेमिसिन वाली कंसेंट्रेशन पैरासाइटाइज इरिथ्रोसाइट में ज्यादा होती है अनइन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट की तुलना में, 100 गुना ज्यादा होती है इसकी कंसेंट्रेशन। इसके अलावा आर्टेमिसिन कंपाउंड के किस पे एक्ट करता है, एसेक्सुअल ब्लड फॉर्म और प्लाज्मोडियम स्पीशीज पे, ये भी बात सही है। नॉट एक्टिव अगेंस्ट इंट्राइपेटिक फॉर्म, ये भी बात सही है। एंटी मलेरियल इफेक्ट ऑफ दिस एजेंट रिजल्ट प्राइमरी फ्रॉम द एक्टिव मेटाबोलाइट डाइहाइड्रो आर्टेमिसिन, ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 80, according to revision of Jones criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echo, all are minor Jones criteria in moderate and high risk population except, कौन सा माइनर क्राइटेरिया नहीं है। तो अपन सबसे पहले दोनों के मेजर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, दोनों की मेजर क्राइटेरिया की। मेजर क्राइटेरिया एक तो लो रिस्क में और एक मॉडरेट एंड हाई रिस्क, मॉडरेट टू हाई रिस्क। तो लो रिस्क एक तो कार्डिटिस, कार्डिटिस दोनों में होगा, कोरिया, कोरिया दोनों के मेजर क्राइटेरिया में होगा, सबक्यूटेनियस नोडुल ये भी दोनों में होगा, इरिथमा मार्जिनेटम ये भी दो। तो कार्डिटिस इसमें भी होगा, कोरिया होगा, सबक्यूटेनियस नोडुल इसमें भी होगा, इरिथमा मार्जिनेटम। फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आर्थराइटिस में, मेजर क्राइटेरिया के आर्थराइटिस में डिफरेंस आ रहा है। इसमें आर्थराइटिस में लो रिस्क वाले पॉपुलेशन है, उसमें ओनली पोली आर्थरेलेजिया लेना है, पोली आर्थरेलेजिया। जबकि इसमें जो आर्थराइटिस लेना है ना, पोली आर्थरेलेजिया नहीं लेना, ये तो मैंने गलत बता दिया, पोली आर्थराइटिस ही लेना है, ओनली पोली आर्थराइटिस ही लेना है। इसमें पोली आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस, मोनो आर्थराइटिस, दोनों आर्थराइटिस, मोनो आर्थराइटिस और पोली आर्थरेलेजिया, आर्थरेलजिया, ये तीनों लेना है।
तो लो रिस्क में तो आर्थराइटिस में एक ही लेना, पॉली आर्थराइटिस। पर मॉडरेट हाई रिस्क है तो इसमें मोनो आर्थराइटिस को भी सम्मिलित करो और पॉली आर्थराइटिस को भी सम्मिलित करो। तो इसके मेजर क्राइटेरिया हो गए। तो ये इसके मेजर, तो पॉली आर्थराइटिस मेजर क्राइटेरिया में आता है, पॉली आर्थराइटिस मेजर क्राइटेरिया में आता है ना। बाकी ये मोनो आर्थराइटिस, फीवर, ईएसआर, ये सारे माइनर क्राइटेरिया में आ गए मॉडरेट टू हाई रिस्क में। मेजर ये हो गए, तो बाकी बच गए जो माइनर। तो इसका गलत कौन सा हो गया? सी। माइनर क्राइटेरिया में क्या आ गया? फीवर आ गया, ईएसआर आ गया। जो ईएसआर होता है वो 30 तो होता है हाई रिस्क पॉपुलेशन में, और ईएसआर 60 होता है वो लो रिस्क में माइनर क्राइटेरिया। ऑल आर क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस एक्सेप्ट। डायबिटीज मेलाइटिस का सिम्टम आ रहा है और आरबीएस 200 से ज्यादा आ रही है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से या 11.1 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा। तो ये क्राइटेरिया है। HbA1c मोर देन 7.5 या इक्वल, नो 6.5 या इक्वल, ये होगा इसका क्राइटेरिया। तो ये वाला गलत हो गया, तो ये आंसर आ गया एक्सेप्ट सर। फास्टिंग कितना होना चाहिए? 126 से ज्यादा, और 2 आवर के बाद में 200 से ज्यादा। तो ये भी क्राइटेरिया सही है, बस एक बी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 82, ऑल आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन टू फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। फाइब्रिनोलाइटिक जो फाइब्रिन को तोड़ता है और ब्लीडिंग करवाने का काम करेगा। फाइब्रिनोलाइटिक क्या होता है? फाइब्रिन को या क्लोट को तोड़ेगा। तो हिस्ट्री ऑफ हेमरेज, हेमरेज में तो वैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो नहीं देना। तो इसमें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं देना। नॉन हिमोरेजिक स्ट्रोक में वैसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें नहीं देना। एओर्टिक डिसेक्शन में वैसे ब्लीडिंग का चांस होता है, तो इसमें भी नहीं देना। प्रेगनेंसी में इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी में बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 83, ऑल आर ट्रू फॉर क्रैकल्स एंड ब्रोंकाई एक्सेप्ट। जो क्रैकल्स होते हैं वो स्मॉल एयरवे के लिए होते हैं, स्मॉल एयरवे के लिए होते हैं, जैसे एलोलाई वगैरह, और हाई पिच साउंड होती है इसकी। और स्मॉल एयरवे डिजीज में जैसे पस वगैरह आ गया या म्यूकोस वगैरह की, उसमें होता है। और ड्यूरेशन इसकी 250 मिली सेकेंड से कम होती है। जबकि ब्रोंकाई होती है, ये होती है मीडियम टू लार्जर एयरवे, और लो पिच का होता है, लो पिच का होता है। ड्यूरेशन 250 मिली सेकेंड से ज्यादा होती है, और ये कफ करने पर क्लियर हो जाएगा, कफ करने पर क्लियर हो जाएगा, क्लियर बाई कफ। बाकी ये क्रैकल्स कफ के बाद में भी क्लियर नहीं होगा। तो ये इसके फीचर। अब देखो, क्रैकल्स आर साइन ऑफ एलुवेलर डिजीज, अभी बताइए स्मॉल एयरवे का है तो सही है। प्रोसेस दैट फील्ड ऑफ एलोलाई विद फ्लूइड में रिजल्ट क्रैकल्स। एलोलाई में फ्लूइड आ गया तो क्रैकल्स नहीं, देखिए ये भी बात सही है। क्रैकल्स इन पल्मोनरी इडिमा आर जनरली मोर प्रोमिनेंट एट द लंग अपेक्स, ये गलत बात है, लंग अपेक्स पे नहीं होगा, बेस ऑफ लंग्स पे मोर प्रोमिनेंट होता है। तो ये आंसर सी आ जाएगा इसका। ब्रोंकाई आर मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मीडियम साइज वेसल्स, ये बता दिया, मीडियम या लार्ज साइज एयरवे के लिए होता है ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 84, ऑल आर ट्रू फॉर गिलबर्ट सिंड्रोम एक्सेप्ट दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज बाई। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें हो जाता है यूडीपी ग्लूकोराइनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। उससे क्या होता है? बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता, और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बात सही है। लिवर एंजाइम आर यूजुअली एलिवेटेड, लिवर एंजाइम पर गिलबर्ट सिंड्रोम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिवर एंजाइम एक तरह से नॉर्मल रहेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सीरम बिलिरुबिन कंसेंट्रेशन आर मोस्ट ओपन लेस देन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। गिलबर्ट सिंड्रोम नॉर्मली बिलिरुबिन ज्यादा हाई नहीं करता, थोड़ा सा इंक्रीज लगता है। तो ये भी बात सही है। और ये ट्रिगर कब होगा? ट्रिगर कब होगा? स्ट्रेस में, फैटिग में, फास्टिंग में, एल्कोहल से, ये इन चीजों से ट्रिगर हो जाएगा, जॉइंटिस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ गया? एक्सेप्ट पूछा तो बी, बी सही नहीं है। इसमें पूछा ऑल आर ईसीजी मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया एक्सेप्ट। हाइपरकैलेमिया के बारे में क्या सही है? टाल पिक पी वेव, ये हाइपरकैलेमिया में नहीं होती, ये या तो हाइपोकैलेमिया में होगी या राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में होगी। राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में पी वेव टाल सीन होती है ईसीजी में, जिसको बोलते हैं पी पल्मोनेर। तो ये वाला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। तो बाकी टाल पीक पी वेव साइन वेव पैटर्न क्यूआरएस वाइडनिंग, ये सब हाइपरकैलेमिया में सीन होता है। क्वेश्चन नंबर 86, ऑल आर ट्रू अबाउट क्यूरेंटाइन एक्सेप्ट
तो क्यूरेंटाइन क्या होता है? क्यूरेंटाइन हेल्थी पेशेंट के लिए किया जाता है ये हमेशा, हेल्थी पेशेंट को। तो ये तो सी सही है। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड इज यूजफुल डिटरमाइन द पीरियड ऑफ क्यूरेंटाइन। यस, कितना पीरियड ऑफ क्यूरेंटाइन करना है, इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड यूजफुल है। पीरियड ऑफ यूजुअली इक्वल टू मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द रीजन ना, मिनिमम नहीं लेते, या तो अपन लेते हैं मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं। तो ये इसका कितना क्यूरेंटाइन करना है ये इस पे डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड पे। क्यूरेंटाइन मेजर द अप्लाई टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, रिजर्वायर एंड वेक्टर ऑफ डिजीज। तो ये भी सही। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? बी। अब अगला क्वेश्चन है आइसोलेशन के लिए। तो आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन हॉस्पिटल आइसोलेशन होता है डिजीज पेशेंट के लिए। तो डिजीज पेशेंट है, उसकी रोग को कम्युनिटी में फैलने से बचाने के लिए आइसोलेशन किया जाता है। तो हॉस्पिटल आइसोलेशन बेटर होता है, सही बात है। पर्पज ऑफ आइसोलेशन टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्शन। कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना है जो इन्फेक्शियस डिजीज वाले पेशेंट से। द ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन इज डिटरमाइंड बाय ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो आइसोलेशन का तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, जबकि क्वारंटाइन का डिपेंड कर रहा था इंक्यूबेशन पीरियड में। इसके अलावा इट इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ हेल्थी कॉन्टैक्ट ना, इसमें हेल्थी कॉन्टैक्ट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें होता है डिजीज पर्सन का रेस्ट्रिक्शन होता है। क्वारंटाइन में हेल्थी का हो रहा था, आइसोलेशन में डिजीज का। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। चिकन पॉक्स, ऑल आर ट्रूथ अबाउट चिकन पॉक्स एक्सेप्ट चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल सही है। रेसेज सिमेट्रिकली होते हैं, पहले ट्रंक पे आते हैं फिर पूरी बॉडी पे जाते हैं, ये भी बात सही है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है चिकन पॉक्स का? प्लियोमॉर्फिक होता है, ये भी सही है। स्कैब बिगिन टू फॉर्म 10 to 14 डे आफ्टर रह सके ना, स्कैब ओनली 5 to 6 डे बाद में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, ऑल आर ट्रू अबाउट रेबीज एक्सेप्ट इंक्यूबेशन पीरियड 20 to 90 डेज। बिल्कुल सही बात है। रेबीज इज डेड एंड डिजीज इन मैन। यस, ये भी बात सही है। नेगरी बॉडी ऑब्जर्व इन ऑल केस ऑफ रेबीज। ऑल केसेस में नहीं होती है नेगरी बॉडी। नेगरी बॉडी क्या होती है? पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है, कैरेक्टरिस्टिक। ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। अंडरलाइन मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से डिजीज कवर होते हैं? उसका पूछा एक्सेप्ट कौन सा कवर नहीं होता। तो मिशन इंद्रधनुष की तो ट्रिक है, जो पेंटाविलेंट वैक्सीन के वो सारे डिजीज हो गए, टीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी, इसके हो गए। और ओरल पोलियो वायरस के और बीसीजी वाले हो गए। तो ओरल पोलियो से पोलियो, बीसीजी से ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस में वूफिंग कफ, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी से मेनिंजाइटिस। तो ये 7 डिजीज मोस्टली कवर होता है। तो रेबीज इसमें कवर नहीं होगा, बाकी डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस और पोलियो कवर होता है। तो आंसर इज ए। कोच पोस्टलेशन, कोच पोस्टलेशन का पार्ट नहीं है, तो कौन सा गलत है? कोच पोस्ट सेम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट एवरी केस। कोच ने बोला था कि कोई भी डिजीज कर रहा है तो उस डिजीज के लिए सेम ऑर्गेनिज्म होने चाहिए हर पेशेंट में। तो ये बात बिल्कुल सही है। उस उस डिजीज से ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट भी करना चाहिए, तो ये बात भी उसकी सही है। और आइसोलेट करके कल्चर करवा लेना चाहिए, तो कल्चर, ये भी बात सही है। जो आइसोलेट किया तो उसको दूसरे पेशेंट में डाले तो वहां पे भी डिजीज करना चाहिए, तो ये भी बात सही है। दो ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी री आइसोलेटेड, क्यों नहीं आइसोलेट नहीं कर सकते? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। नोट बी री आइसोलेट कर सकते हैं, इंक्यूबेटेड डिजीज पेशेंट से वापस री आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसमें नोट आ गया, तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस इज ऑब्जर्व ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेवन स्ट्रेन। वैसे मोस्ट कॉमनली तो 7-3 से होता है, पर ये सब में ऑब्जर्व होता है। ऑल आर ट्रू अबाउट लेथारिज्म। लेथारिज्म क्या होता है? न्यूरोलेथारिज्म होता है, जो कि बीटा ऑक्साइल अमाइनो एलिन, बीटा ऑक्सिल अमाइनो एलिनिन टॉक्सिन की वजह से होता है। ये टॉक्सिन किसमें होता है? ये टॉक्सिन होता है केसरी दाल। तो नॉर्मल दालों में यदि केसरी दाल का एडल्ट्रेशन होगा तो उसमें फिर लेथारिज्म होने के चांस ज्यादा है। टॉक्सिन होता है ये, बिल्कुल बात सही है। डिजीज मेनली अफेक्टेड चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15 ईयर ना, लेथारिज्म चिल्ड्रन को अफेक्ट नहीं करता, ये अफेक्ट करता है एडल्ट को, और वो भी 18 से 35 के एडल्ट को। क्योंकि लेथारिज्म में जैसे जैसे अपन कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे ये इकट्ठा होगा, धीरे धीरे क्रोनिक रूप से इकट्ठा होगा, और इसके इफेक्ट 10 से 15 साल बाद में आएंगे। तो इसलिए 5 to 15 ईयर में नहीं होता, क्योंकि ये तो इकट्ठा होगा इतने दिन में, और फिर इसके बाद में इफेक्ट आना स्टार्ट होंगे 18 to 30 ईयर। एन इम्प्रूव मेथड ऑफ डिटॉक्सिकेशन द पल्स इज पर बोलिंग। यस, पर बोलिंग के द्वारा अपन दालों को केसरी दाल से अलग कर सकते हैं, या टॉक्सिन से अलग कर सकते हैं। टॉक्सिन वाटर सोल्यूबल होता है, तो रिमूव बाय सोकिंग द पल्स इन हॉट वाटर।
ये भी कर सकते हैं। तो इसका गलत कौन सा आएगा? बी। ये होता है 18 to 35 ईयर में। रेन वाटर, रेन वाटर के बारे में बताना। रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है नेचर का, ये तो बात बिल्कुल सही है। केमिकली इट इज वेरी सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग ओनली ट्रेस ऑफ डिजोल्व सॉलिड, कुछ डिजोल्व सॉलिड के ट्रेस मिलते हैं। बीइंग सॉफ्ट इट इज नॉन करेजिव एक्शन ऑफ लीड पाइप, ना ना, इसकी पीएच क्या होती है? कम होती है, तो ये क्या करता है? कोरोजिव एक्शन करता है, कोरोजिव एक्शन लीड पाइप है, ना कि नॉन कोरोजिव, तो इसलिए आंसर आ जाएगा। बैक्टीरियोलॉजिकली रेन वाटर फ्रॉम क्लीन डिस्ट्रिक्ट इज फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट, ये भी बात सही है, कोई एजेंट नहीं होता, कोई माइक्रोबायोलॉजी। अब इनविजिबल फेट के बारे में बताना है, इसके बारे में गलत बताना है। इनविजिबल फेट आर दोज व्हिच आर नॉट विजिबल टू नेक आई, बिल्कुल सही बात है। दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ फूड्स, इनविजिबल फेट, ये भी बात सही है। डिफिकल्टी टू एस्टिमेट देयर इनटेक, ये भी बात बिल्कुल सही है, एस्टिमेट ही नहीं कर पाओगे कि इनविजिबल फेट है तो। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल फेट इनटेक इज विजिबल सोर्स, नो नो, जो मेजर सोर्स होता है वो इनविजिबल फेट ही होता है, इनविजिबल फेट ही होता है, उसके बाद में आता है विजिबल, तो ये वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, all true about dietary fiber except dietary fiber are known to be associated with increased incidence of coronary heart disease, no, डाइटरी फाइबर तो सीएडी के रिस्क को कम करते हैं, ना कि इंक्रीज करते हैं, तो पहले आपकी आंसर। नो मेटाबॉलिक इफेक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। इतना इंटेक करना चाहिए 40 ग्राम 200 किलो कैलोरी पे, ये भी बात सही है। और जो एनिमल फूड होता है नॉन वेज फूड में, उसमें डाइटरी फाइबर नहीं होता, तो ये भी बात सही है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांस उसमें ज्यादा होंगे जो नॉन वेज। क्वेश्चन नंबर 97, ऑल आर ट्रू अबाउट रिकमेंडेड अलाउंस ऑफ विटामिन एक्सेप्ट रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ विटामिन ए इज 600 माइक्रोग्राम फॉर एडल्ट, विटामिन ए का 600 माइक्रोग्राम ए सही है। नियासिन का कितना है? 600 माइक्रोग्राम पर 1000 किलो कैलोरी, ना ना, इसका थोड़ी होगा। नियासिन एडल्ट में 16 मिलीग्राम नॉर्मली होता है, और पर 100 किलो कैलोरी के हिसाब से निकाले तो 5.5 से लेके 6.5 मिलीग्राम पर 100 किलो कैलोरी, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी। रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ फोलेट, फोलेट का कितना होता है? 200 माइक्रोग्राम पर डे, ये भी बात सही है। विटामिन बी 12 की 1 माइक्रोग्राम पर डे, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, जय विज्ञान मिशन मोड, जय विज्ञान मिशन मोड में क्या क्या है? ये रोमेटिक फीवर, ये रोमेटिक हार्ट डिजीज के लिए है इंडिया में, तो इसमें कौन सा गलत है? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं स्ट्रेप्टोकोकल श्योर थ्रोट, सही बात है। टू स्टडी द एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल श्योर थ्रोट, एपिडेमियोलॉजी की स्टडी के लिए नहीं है। एस्टेब्लिश रजिस्टर फॉर रोमेटिक फीवर एंड रोमेटिक हार्ट डिजीज, ये भी सही है। वैक्सीन डेवलप करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए भी सही है, इसका आंसर बी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन सी मम्स की वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में यूज नहीं करते? वो होती है रूबीनी। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फॉर चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विस थ्रू अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें 4 डी याद रखना। पहला डी डिफेक्ट, दूसरा डी डेफिशिएंसी, तीसरा डी डिजीज, चौथा डी डिसएबिलिटी, डिसएबिलिटी या डेवलपमेंटल डिले, की बात डेवलपमेंटल डिले और डिसएबिलिटी, ये 4 डी है। तो डिफेक्ट, डेफिशिएंसी और डिजीज तो आ गए। ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इसमें नहीं आता, तो आंसर इज डी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। यो, थैंक यू।